साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेबाक बोल पे। साथियों, ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है, ये बहुत सालों से सभी लोग जानते हैं। ये पब्लिक सब जानती है और उसी जानकारी के हिसाब से चुनाव में वोट भी करती है। लेकिन इस जनता के द्वारा ही चुनकर गए सरकार को, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये जनता ही चुन कर के भेजती है। लेकिन उसे नापसंद जो करते हैं लोग, वो इंतहा कर जाते हैं। और हम हो या आप हो, ये जो पब्लिक है ना, जिन्हें पसंद करती है, जी तोड़ पसंद करती है, और जिन्हें नापसंद करते हैं लोग, वो जिनको चाहते हैं उनके लिए भी वही प्रेम, वही व्यवहार उस पार्टी के साथ, उस पब्लिक और जनता का भी रहता है। साथियों, पसंद नापसंद ये सबका अधिकार है। सभी लोग अपने पसंदीदा पार्टी को चुनते हैं, चुनने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे इस चुनाव में जो जो मुद्दे उभर कर सामने आए और उसके ऊपर वोटिंग हुई और वोटिंग पर असर भी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, कल 7वें फेज़ का चुनाव है, 7वें चरण का कल वोटिंग होगा और इसी के साथ लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होगा। साथियों, आप अपने घरों से निकलिए, जिनके पास मत का अधिकार है वो इस चुनाव में, इस आखिरी फेज़ के चुनाव में सुबह ज़्यादा से ज़्यादा पहले जा कर के अपनी वोटिंग ज़रूर करें और अपने पसंद की सरकार चुनें। और अपने पसंद की सरकार चुनने के लिए सबसे पहले आप अपने लोकल सांसद को चुनेंगे, तो आप अपने लोकल सांसद को चुनें और उसी माध्यम से होते हुए अपनी सरकार को चुनें। साथियों, ईवीएम एक ऐसा मुद्दा है जो प्रत्येक चुनाव के बाद हावी हो जाता है, और वहाँ हावी होता है जहाँ पर सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट की आती हैं चुन करके, या सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी चुनकर अगर आती है तो वहाँ ईवीएम का हो हल्ला होता ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईवीएम को फिलहाल जो टेक्नोलॉजी आया है सामने और जो चीज़ें दिखाई गई हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, और जो चैलेंज ईसीआई ने दिया था, उससे ईवीएम हैक किया नहीं जा सकता। लेकिन हमारे देश में इस चीज़ को बहुत लोग नेताओं की आंख से देखते हैं। जो नेता सुनाते हैं, समझाते हैं, उस आंख से देखते हैं कि ईवीएम गलत है, ईवीएम हैक किया गया है। एनिमेशन बनाते हैं, फर्जी वीडियो बनाते हैं और उसको प्रचार करते हैं कि ये किसी भी दल पे अंगूठा दब रहा है, वोट एक सिंबल पे जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। ये चैलेंज इस वीडियो के माध्यम से आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करिए कि ये संभव नहीं है ईवीएम के अंदर, क्योंकि ईसीआई इसको चैलेंज किया था, सभी दलों के लिए चैलेंज किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये केस गया था, उन्होंने खारिज किया सारी गुणवत्ता को देखने के बाद। ईवीएम के बारे में जितनी अफवाहें थी, इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुला चैलेंज किया था कि कोई भी आकर के इसको हैक करके दिखाए, कुछ भी कर सकता है तो करके दिखाए। लेकिन वहाँ सारे दल फ्लॉप हुए, कोई गया ही नहीं। अगर एक आग गए भी तो वार्तालाप करके चले आए। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस ईवीएम के मुद्दे को खारिज करता है। कोई संतोषजनक इस पे चीज़ें नहीं मिलती हैं कि जिससे ये महसूस हो कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ईवीएम के बारे में अभी कुछ दिन पहले सौरभ भारद्वाज जी ने कमेंट किया था कि ये अमेजॉन से ईवीएम खरीद के आती हैं और इसको कोई भी स्क्रू ड्राइवर से इसको खोल करके कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये इतना झूठ आम आदमी पार्टी का। अरे यार, खोल के दिखाइए ना, खोल के दिखाइए उसको भैया। ऐसे ही बोलते हैं ना लोग, आम आदमी पार्टी के लोग पहले बोलते थे केजरीवाल। तो जो ईवीएम है, अगर उसको आप हैक कर सकते हैं तो बिल्कुल उस चीज़ को प्रूफ के साथ कोर्ट के सामने रखिए, ये चुनाव ही रद्द हो जाएगा। ईवीएम का चर्चा हो और पेपर बैलेट पर बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन पहले बंगाल के अंदर पंचायत चुनाव हुआ था, चंडीगढ़ के अंदर चुनाव हुआ था। पेपर बैलेट से कितनी धांधली होती थी और कितनी धांधली हो रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। पंचायत चुनाव में खूब ज़्यादा बमबाजी बंगाल के अंदर
मैं तो कहूँगा कि ये छोटा पुराना वाला कश्मीर ही बन चुका है ये इस समय बंगाल। मतदाता पेटियां पंचायत चुनाव में लूटी गई, विधानसभा चुनाव में भी ये होता है, मतपेटियां लूटी जाती हैं, बदल दी जाती हैं, जला दिए जाते हैं। जो बीच में सेना के जवान हो, केंद्रीय पुलिस फोर्स हो, ये सारे लोगों को बम से मारा जाता है, बम शरीर पे फेंक दिए जाते हैं, फट जाते हैं शरीर। ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त नेता पकड़े जाते हैं, वहाँ जाती है फोर्स ईडी, उसके ऊपर हमला हो जाता है। तो पेपर बैलेट का ये कहानी है। चंडीगढ़ में चुनाव हुआ, मेयर चुनाव में इस्तेमाल हुआ पेपर बैलेट का, और वहाँ पे एक अधिकारी पेपर बैलेट को खराब करता हुआ पकड़ा गया। अगर वो ईवीएम से होता तो क्या ये संभव था? क्या नहीं था। वो पकड़ा गया और सारा साक्ष्य सामने आ गया। तो ईवीएम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से बिल्कुल ओके है, और ये भ्रम फैलाना बिल्कुल गलत है। मैं तो ये कहूँगा कि इस पे एक कानून बनना चाहिए। इस लोकतंत्र में खुल के बोलने की आज़ादी तो होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई आरोप लगाता है, आरोप गलत साबित होता है, तो जो भी आरोप लगाता है उसको भी सज़ा होनी चाहिए। सज़ा होनी चाहिए। मानहानि पे पैसे रुपए की बात नहीं है, उसको भी सज़ा होनी चाहिए कि वो अगर तथ्य नहीं है तो इल्ज़ाम न लगाए। इन दलों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो भारत की छवि खराब करते हैं। नए टेक्नोलॉजी में ईवीएम आती है और उस पर झूठ बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बुलाता है और उस पर वो कुछ भी नहीं कर पाते। और झूठ ऐसा कि अपने आईटी सेल द्वारा एनिमेशन बनाते हैं, फर्जी वीडियो बनवाते हैं और वो समाज में डाल देते हैं, और दलों को पसंद करने वाले लोग उस पर भरोसा भी कर लेते हैं। इस तथ्य को नहीं मानते कि ईसीआई के सामने सारे तथ्य, जब ईसीआई ने कहे कि आप आइए, अगर आपके पास क्षमता है तो हैक करके दिखाइए, इसको कुछ नहीं कर पाए। कई जगह खराब मशीनें ट्रक या किसी गाड़ी से आती जाती है, उसका टाइम आगे पीछे हो सकता है, जाम रहता है रोड पे। मिनी ट्रक है, बड़े ट्रक हैं, किसी भी तरीके से अगर गाड़ियाँ आती जाती हैं या सुरक्षित ईवीएम जो होते हैं खराब होने पर बदले जाते हैं, उस पर हो हल्ला मचाया जाता है। जांच होती है, स्थानीय पुलिस हो, एसपी हो, डीएम हो, ये इस चीज़ों को स्पष्ट करते हैं, तब जाके कहीं शांति होती है। साथियों, सहारा, इस चुनाव में सहारा एक ज़बरदस्त मुद्दा था। सहारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में चल रहा है ये केस। इस पे सरकार ने एक पोर्टल बनाया, CRCS। उसमें पहले सबका बॉन्ड अपलोड करने के लिए बोला, आवेदन करने के लिए बोला। साथियों, कई करोड़ लोगों ने, कई करोड़ भारतीयों ने, सहारा उपनिवेशकों ने अपना बॉन्ड अपलोड किया, अपना डाटा अपलोड किया। होता क्या है कि CRCS के पास सहारा की तरफ से ये डाटा मौजूद कराया ही नहीं जाता है, और ये सहारा का जितना भी डाटा है वो CRCS से मैच नहीं करता। जो CRCS पे हम लोग, सहारा के उपनिवेशक लोग जो डाटा भेजते हैं, उसमें से लगभग में 98% के ऊपर डाटा मिलता ही नहीं है। क्या आप नहीं समझते हैं इस चीज़ को? आप सरकार को गुनाहगार बना दीजिए, गलती है अगर उसकी तो उसको सज़ा दीजिए, बदलिए ना, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो। पहले की UPI संगठन, पहले की UPA बनी थी, अब की इंडी है, इनकी भी सरकार बनाइए, इनको भी जांचिए परखिए। अच्छा काम करते तो इनको लगातार लाइए आप, लेकिन तथ्य को पकड़िए, समझिए, उसके बाद कोई काम करिए। सहारा की बात हम लोग कर रहे थे। सहारा में जितने भी बांड गए थे वो 98% के ऊपर डाटा उसका मौजूद नहीं है। सहारा के अंदर के लोगों की ये बात है, मैं आज इसको ओपन कर रहा हूँ कि ये फर्जी बांड हैं। जितने भी सहारा के ये बांड हैं उसमें 90% फर्जी बांड दिए गए हैं, जो कि टर्म किए हैं 5 साल, 7 साल, 9 साल। जिनका पूरा हुआ है अमाउंट 3 साल के बाद, 5 साल के बाद उनको एक नया बांड थमाया गया है कि आपका 3 लाख जमा है, 3 के जगह पर ये 7 लाख का बांड है, इसको लीजिए आप। ये सारे फर्जी हैं, और ये फर्जी हैं तो कहाँ से जाएंगे डाटा? CRCS पे। इस चीज़ को कोई नहीं बताता, और पब्लिक ये सोचती है कि हमारा पैसा सरकार वापस नहीं कर रही है। पिछले 75 सालों के अंदर ऐसी सरकार कोई है जो कि किसी कंपनी का फ्रॉड किया हुआ पैसा सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में वापस करने के लिए एक पोर्टल लाती है, जिसपे जो कंपनी भग चुकी है, फ्रॉड कर चुकी है सहारा आम पब्लिक के साथ, अपने उपनिवेशकों के साथ,
उसका ये उजागर होता है कि ये फ्रॉड किया है। और आम जनता, सहारा उपनिवेशक इस उम्मीद में बैठे हैं कि ये पैसा हमको वापस मिलेगा। कैसे मिलेगा? जो आपके पास बॉन्ड है वो फर्जी है। ये सारे यूट्यूबर भाई क्यों नहीं बताते हैं? 85,000 86,000 करोड़ हम भी बताते आए हैं। सरकार आंकड़ा देती है, सरकार बोलती है मैं आपको ये शेयर करता हूँ, लेकिन ये अंदर की बात है। सहारा के एजेंट, सहारा के ऊपर के अधिकारी साहब बोलते हैं कि इसका डाटा ब्रांच तक भी नहीं सीमित है। यही सीआरसीएस ने मांग की थी कि जो बॉन्ड का रिक्वेस्ट हमारे पास आया है, यही कारण है कि सीआरएन नंबर इनवैलिड जाता है, मेंबरशिप आईडी नहीं मिलते हैं। यही कारण है कि वो 5 गुना 7 गुना ये सब अमाउंट कन्वर्ट किए गए थे, जो ये इसका डाटा नहीं है, इसका कोई महत्व ही नहीं है। सहारा का ये पूरा का पूरा व्यवस्था जो था, ये पूरा प्लान किया हुआ था। और सहारा के जो सुप्रीमो थे वो भारत छोड़ के जा ही रहे थे। ये तो एयरपोर्ट पे पकड़े गए, नहीं तो ये काम खत्म हो चुका होता बहुत पहले ही। जैसे कि पहले की सब कंपनियां, मैंने कुछ वीडियो में चर्चा किया है, ये सारी कंपनियां भाग गई और इनका कोई डाटा किसी के पास नहीं है। अभी PACL का अरबों रुपए का घोटाला करके बैठ गई वो, जो रियल एस्टेट कंपनी थी और पैसा जमा कराती थी, सबका पैसा लेके बैठ गई। इसी तरह का घोटाला सहारा भी है। ये बॉन्ड लोकल ब्रांच से दे दिए गए हैं आपको, इसका कोई डाटा वाटा है नहीं। इसका डाटा जब सरकार इकट्ठा करेगी, प्रयासरत है, तब मिलेगा। आप सरकार बदलिए, हो सकता है कि इंडी गठबंधन आए और कुछ उसमें और पारदर्शिता दिखे, वो पैसा वापस कराए। अगला चुनावी मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा, धर्म। सत्ता पक्ष के ऊपर धर्म के ऊपर राजनीति करने की बहुत आरोप लगती है। साथियों, आप क्या समझते हैं? आप उस चश्मे से मत देखिएगा जिसमें नरेंद्र मोदी जी आते हों, अखिलेश यादव जी आते हों, राहुल गांधी जी आते हों, मायावती जी आती हों, ममता बनर्जी जी आती हों। ऐसे बड़े बड़े नेताओं के चश्मे से मत देखिए। आप सोचिए, शौचालय को ले लीजिए, सरकारी योजना थी। ऐसा नहीं है कि पहले शौचालय के लिए पैसा पास नहीं होता, शौचालय पास होता था, बनते भी थे। अगर बनते थे तो उस स्पीड में नहीं बनते थे जिस स्पीड में ये पिछले 5-7 सालों में हुआ है। कई करोड़ शौचालय पास हुए हैं। और ये भी सत्य है कि कई करोड़ शौचालय खराब खुद जनता अपने घर बनवाती है, उसको ख़त्म कर देती है, उसमें उपला रखा जाता है, उसमें भूसे भरे जाते हैं और फिर अपना कहीं व्यवस्था, और वो लोग शौचालय बना लिए हैं, या तो कुछ लोग खेतों में अभी भी जाते हैं। ये हमारी कमियां हैं, जो हम सरकारी सुविधाओं को सहेज करके उसमें कुछ अपना खर्च लगा करके उस चीज़ को हम दुरुस्त नहीं रख सकते। लेकिन शौचालय के बात पर हम कुछ कहना चाहेंगे। शौचालय बनना जरूरी था और ये कई करोड़ अगर बना है तो ये हम लोग के हित में था और है भी। साथियों, महिलाएं घर के बाहर सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद शौच के लिए जाती हैं। पहले बहुत ज़्यादा जाती थी, अब बहुत ही कम हुआ है। इसका कारण घर में शौच का स्थान नहीं है। सोचिए कितनी कठिनाइयों भरा ये दौर था। एक पुरुष दोपहर में, सुबह में, शाम में, दिन में कहीं भी जा कर के शौच कर सकता है। स्वास्थ्य है, कभी भी कोई परेशानियां हुई पुरुष जा सकता है। लेकिन महिलाएं क्या ऐसे जो है बिल्कुल मेडिकेटेड हैं? उनके साथ कभी कुछ ऐसा स्वास्थ्य के साथ परेशानी नहीं होता। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी ये ज़्यादातर सातिराना अपराध करते थे, दुष्कर्म करने वाले थे, जो महिलाएं मजबूरी में सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद जाती हैं खेतों में शौच के लिए, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। ये समाज को छलने वाले, ये गंदे विचार वाले गलत हरकतें करते थे। इस पे काफ़ी कमी आई है। शौचालय से महिलाओं के लिए बहुत सुकून हुआ है, बहुत ही उनकी गरिमा को और उनकी इज्जत को, सम्मान को एक हद तक इस शौचालय की वजह से एक नया आयाम मिला है। अगर ये शौचालय नहीं होते तो ये अपराधीकरण जो चलता आ रहा था ये कम नहीं होता, बढ़ते ही जाता। मैं ये नहीं कहता कि कुछ महिलाओं के साथ अपराध कम हुए हैं, लेकिन अपराध बहुत हद तक कम हुए हैं और इसमें और ज़्यादा प्रयास सरकारों को करना चाहिए, समाज के अंदर के जनता को करना चाहिए, ताकि महिला के ऊपर कोई भी गलत नज़र न रखे और अपराध महिलाओं के साथ न हो।
सरकारें जो सरकार की योजनाओं पे उंगलियां उठाती हैं, वो कितना महिला को सम्मान देती हैं। महिलाओं के सम्मान देने की वो बात करते हैं। एक कांग्रेस की महिला प्रवक्ता हैं, उनको बंद कमरे में बहुत सारी गालियां देती जाती हैं, वो कमरे से बाहर रोती हुई बेचारी निकलती है। कमरे में क्या अभद्रता हुई, ये राज की बात है। एक महिला जो दिल्ली के महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हो और बहुत बड़े बड़े कार्य महिला को न्याय दिलाने के लिए की हो, ऐसे महिला को सीएम आवास के अंदर पीटा जाता है और ये बेशर्म नेता उसकी सफाई देने आते हैं। ऐसे लोगों के बातों में आप आते हैं और चुनते हैं। अभी हमने आपके साथ साझा किया है, ईवीएम का मुद्दा हुआ, शौचालय का मुद्दा हुआ, सहारा का। साथियों, आवास पहले भी मिलते आ रहे थे, उसमें भी वो तेजी नहीं थी जो गरीबों को एक सुखमय जीवन दे सके, एक छत दे सके। उसमें भी वो पारदर्शिता नहीं थी, वो अब भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो योग्य है उसी को ये मिल रहे हैं सारी सुविधाएं सरकार की, नहीं, ऐसा नहीं है। घर उसको मिलना चाहिए जिसके पास खपड़ैल का घर है, रहने के लिए घर नहीं है, झोपड़ी में रहता है, झुग्गियों में रहता है, ऐसे लोगों के लिए घर है। अभी इसमें पारदर्शिता नहीं है। जिसका मकान बना हुआ है वो भी सरकारी आवास लिया है, लेकिन बात ये नहीं है। बात यह है कि सरकारें पहले क्या करती थी इस पे, और अब की सरकार कितनी तेजी से काम की है। कई करोड़ आवास दिए हैं और इस पे धर्म की कोई बात नहीं है। अगर आवास पास होता है, शौचालय पास होता है, हर घर जल पास होता है, हर घर बिजली के लिए अगर योजनाएं बनती हैं तो किसी धर्म विशेष के लिए या किसी जाति विशेष के लिए नहीं जाती। ये सबके घर होती है, सबके घर पहुंचती हैं ये योजनाएं जो उसका पात्र है। पात्र को दिलाना ये हमारे आपके बीच का काम है, न कि सरकारें पास करती हैं। अगर इतना पारदर्शिता होता और इतनी कड़ाइयाँ होती तो हिम्मत होता नहीं किसी का, थर थर कांपते। अगर कड़ा कानून होता तो किसी का छत नहीं है, मकान नहीं है, वो ठंडे में, गर्मी में, बरसात में निरीह घूम रहा है, उसको नहीं मिलता है। मिलता किसको है? जिसके पास मकान है उसका पास हो जाता है। इतना लाख रुपए आना है, इसमें से इतना कमीशन दे देंगे, ये सब चलता है। ये हम लोग देते हैं अपने समाज से अधिकारियों को, लेकिन फिर भी पारदर्शिता हुई है और काफ़ी योग्य लोगों को मिला है। हर घर जल, हर घर जल एक ऐसा मिशन है जो आप देख रहे होंगे गांव में, अर्बन एरिया में, ज़्यादातर ये ग्रामीण एरिया का योजना है, प्लान है। पानी की टंकी एक होती थी हमारे यहाँ, उससे सैकड़ों गांव में पानी का कनेक्शन था। आज हर लगभग 8 से 10 गांव के बीच में एक पानी टंकी का निर्माण हो रहा है और हर घर जल पहुँचे, पानी की किल्लत न हो, इस पे कितना तेज़ी से काम हो रहा है। हर घर में गैस का कनेक्शन हो, गैस सिलेंडर ढोना ना पड़े और जितना यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं उतना यूनिट आप गैस सिलेंडर न रख करके, बल्कि उतना आप जितना आवश्यकता है उतना यूज करिए, उतना का बिल पेमेंट करिए प्रीपेड के हिसाब से। बिजली, सरकार तो इस बिजली सिस्टम को ही सोलर ऊर्जा में कन्वर्ट करना चाहती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा जिनके पास जगह है वो सोलर ऊर्जा लाएं, सरकार से योजना का लाभ उठाएं और ख़ुद बिजली पैदा करें और बिक्री कर उससे भी आमदनी करें। ये सारी योजनाएं धर्म और जात विशेष के लिए नहीं है, ये कोई भी ले सकता है और कोई भी लेके कर रहा है, लेकिन ये नेताओं के चश्मे से देखना छोड़िए। सरकार कोई योजना बनाती है वो धर्म देख के नहीं बनाती है। कोई योजना एक बताइए आप, मैनिफेस्टो में कौन लाया था पहले धर्म की बात? हमारे और आपके बीच का एक दलित, शोषित, ओबीसी का आरक्षण छीन करके किसी को धर्म विशेष पे आरक्षण देना, ये क्या सही है? आप सोचिए जरा, आप दीजिए ना, सारे धर्म के लोगों को दीजिए और दिया भी जाता है। योग्य जो है उसको देना चाहिए और दिया भी जा रहा है संविधान के हिसाब से, मानवता के हिसाब से। जो योग्य है उसको आप आरक्षित करिए, समाज के लोग उसके लिए कोशिश करें, उनको आरक्षण दिलाएं। लेकिन आप किसी के कोटे से क्यों काट रहे हैं? जब आरक्षण देना ही है तो ओबीसी हो चाहे सवर्ण हो, सवर्ण में ईडब्ल्यूएस है, उसके लिए सोशल मीडिया पे घोर आपत्ति होती है। क्या गरीब धर्म या जात विशेष से होता है कि गरीब जिसके घर में शुरू में करने वाला कोई नहीं है या किसी हालात से उसका हालात बिगड़ गया है,
किसी परेशानी से उसके हालात ख़राब हो चुकी हैं, वो गरीब होता है, उसके लिए ये सब योजनाएं होनी चाहिए, उसके लिए आरक्षण होना चाहिए। धर्म के आधार पर क्यों? सभी के लिए आरक्षण होना चाहिए, सभी के लिए विशेष पैकेज होना ही चाहिए जो उस योग्य हो। कर्नाटका में क्यों ऐसा हुआ? ओबीसी के कोटे का 4% या उसके आसपास कटा और वो धर्म विशेष के लिए जा रहा है। ऐसा क्यों कटेगा? आप ओबीसी को जितना मिल रहा है दीजिए ना, दलित को जितना मिल रहा है दीजिए। आप मुसलमान को आवंटित करना है अगर आरक्षण तो बिल्कुल दीजिए ना। एक नया विधानसभा के अंदर बनाइए, आर्टिकल बनाइए, कानून पास कीजिए, एक्ट पास कीजिए, दीजिए। लेकिन किसी के हक का काट करके किसी को देना, इस समाज को अगर सही लगता है तो बिल्कुल आप उस हिसाब से वोट कर सकते हैं। किसी के कोटे का काट के दूसरे को नहीं। आप मुसलमान भाई को देना है, जैन भाई को देना है, सिख भाई को देना है, ईसाई भाई को, तो किसी को देना है। आप विधानसभा के अंदर एक्ट बनाइए, उनको दीजिए। लेकिन किसी और कोटे का काट करके किसी को देना धर्म के आधार पर, यह गलत है। ये मैनिफेस्टो में नहीं होना चाहिए। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था, राशन का मुद्दा उठाते आए हैं लोग। 5 किलो राशन 80 करोड़ गरीबों को। साथियों, इसमें संक्षिप्त में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में एक चुनाव के दौरान ही एक मीटिंग हुआ था, एक बैठक हुई थी इंडी गठबंधन की। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया सरकार सत्ता में आएगी। बातें तो बहुत थी, उस पर लंबा चर्चा मैं नहीं करूंगा। लेकिन जिस 5 किलो राशन की बुराई ये विपक्ष की पार्टियां पिछले कुछ वर्षों से 2020 के बाद से करती आई हैं, मैं उस पर ये बोल रहा हूं कि उन्होंने बोला कि 5 किलो के बजाय मैं उसको 10 किलो दूंगा। यानी कि आप 80 करोड़ जनता को, पहले गरीब चिल्लाते थे कि सरकार 80 करोड़ जनता बोलती है उसको मैं राशन दे रहा हूं, उसको आप महागरीब समझते हैं, उसको आप 10 किलो राशन देंगे। अब बाद में उसको संशोधन करेंगे, कहेंगे कि मैं 2 रुपये किलो 4 रुपये किलो दे रहा हूं। लेकिन दे रहे हैं ना। 10 किलो देने का बात आपने किया कि नहीं किया? यानी आपकी नज़र में 80 करोड़ जनता महागरीब है। 5 किलो में उसका पेट नहीं भरता, मैं इतना दूंगा और पैसा भी लूंगा। आगे यही करेंगे आप। आपने 1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष महिलाओं को देने के लिए किया, लेकिन उसमें आपने क्लियर नहीं किया किस कैटेगरी की महिला के लिए आप करेंगे। ये आपने बोल तो दिया, क्योंकि बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी की एक छवि महिलाओं के अंदर है, जो महिलाओं को उन्होंने मूलभूत सुविधाएं, मान सम्मान देने की कोशिश की है। एक बहुत ही बड़ा तबका महिलाओं का वोटर बैंक है बीजेपी का, उस पर आपने 1 लाख रुपए से चोट करने की कोशिश की। लेकिन कभी आपने कहा कि यह किस वर्ग की महिलाओं को मिलेगा? नहीं कहा। चुनाव अगर जीतते हैं आप तो उसमें आप इस प्रकार से छटनी करेंगे कि जो पहले 2.5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए थे इस सरकार के आते ही, और उसी राशन कार्ड को निरस्त करने के बाद ये सरकार पिछले लगभग 3-3.5 वर्षों से लगातार फ्री राशन दे रही है। ये एक कारण ये भी है कि जो फर्जी राशन कार्ड के नाम पे जो पैसा नेताओं के जेब में जाता था वो बंद हुआ है और वो आम जनता तक 5 किलो राशन के रूप में जा रहा है। साथियों, कोरोना के समय कई करोड़ फर्जी कंपनियां बंद हुई। बेरोजगारी की बात होती है, बिल्कुल है, आंकड़ों के हिसाब से बेरोजगारी है। मैं 2020 में किस हालात में था, आज किस हालात में हूँ। मेरे आसपास के कई लोग हैं साथ में, 2020 में किस हालात में थे, आज किस हालात में है। मैं जैसे बोल रहा हूँ आप भी इस चीज़ को देखिएगा कि कितने लोग गरीब हुए, कितने लोग आगे बढ़े, कितने लोग सही हैं, कितने लोग गलत हैं, क्या बोल रहे हैं। आपके नेता के चश्मे से भी आप देख लीजिएगा और खुद दिल के अंदर भी झांक के देख लीजिएगा कि कितना ज़्यादा बेरोजगारी आपके आसपास बढ़ा है कोरोना के बाद। कौन आगे बढ़ा है, किसने मकान बनवाए हैं, कितने अच्छे से वो पकवान घर के अंदर बनवा रहे हैं, कितनी अच्छी शादियाँ वो कर रहे हैं, उनका बैंक बैलेंस सही है कि नहीं है, क्या घटा है उनके पास। थोड़ा देखिएगा आप, अपने अगल बगल जरूर देखिएगा कि कौन परिवार बिखर गया है, खाने बगैर मर गया हो, पैसे की तकलीफ की वजह से उसकी दवाइयाँ नहीं हो रही हो। आयुष्मान हेल्थ कार्ड, ये उन लोगों के लिए योजनाएं हैं जिनके पास वाकई पैसा नहीं होता था। ये बीपीएल सूची जिसमें कि दलित, ओबीसी, निचले वर्ग के लोग आते हैं, उनके लिए ये योजना कितना कारगर साबित है। ये हमारे यहाँ ये सब काम होता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड कितना ज़्यादा लाभकारी है।
और जलन देखिए कि कई कई राज्यों में इस आयुष्मान कार्ड को लागू ही नहीं किया गया है, और जितने भी सरकार को न चाहने वाले लोग हैं उनके लगभग ज़्यादातर घरों में ये आयुष्मान कार्ड, राशन, शौचालय, आवास, ऐसे बहुत सारे लोगों को मिला होगा जो कि बीजेपी को या वर्तमान की सरकार को पसंद ही नहीं करते, ये योजनाओं का लाभ लिए होंगे, फिर भी गाली देते हैं। आपका अधिकार है, आप दीजिए गाली। आपको पसंद नहीं है योजनाएं सरकार की, आप लीजिए, फिर भी अगर पसंद नहीं है तो आप बोलिए उनको। लेकिन इन योजनाओं का लाभ जिनको मिला है वो कैसे इस सरकार से दूर हो सकते हैं? क्योंकि ये योजनाएं धर्म विशेष, जाति विशेष के ऊपर नहीं दी गई है। साथियों, अभी हाल में एक बड़ा मुद्दा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव खत्म करने के बाद वो पिछले चुनाव की भांति इस बार भी गए हैं कन्याकुमारी, भगवती अन्नमा देवी के द्वार पे। वहाँ पूजा पाठ करेंगे। पूजन अर्चन करने के बाद वो स्वामी विवेकानंद जी के, जहाँ उन्होंने ध्यान लगाया था, ध्यान केंद्रित किया था, कुछ समय वहाँ रहे थे। उस रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी जी भी 48 घंटे लगभग बिताएंगे। इसको भी चुनावी मुद्दा बना दिया गया। आप सोचिए कि पिछले चुनाव के 1 महीने के समय के अंदर लगभग ज़्यादातर दल के नेता हिंदू देवी देवता मंदिरों में गए, वहाँ पे से फोटो उनका निकल के आया है, फोटोग्राफी इमेज मिले हैं, वीडियोग्राफी हुए हैं, जहाँ पे कि मोबाइल अलाउ है ही नहीं। मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ। उज्जैन के महाकाल जी मंदिर में गए, गर्भगृह के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, लेकिन वहाँ से पूजा अर्चना की वीडियो आई है। ये गलत मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं तो अपने गिरवा में झांकते ही नहीं हैं। बनारस के अंदर डिम्पल जी आई थी, प्रियंका जी आई थी, उन्होंने दर्शन पूजन किया। तो ये कौन सा तर्क है? कोई भी नेता कहीं भी दर्शन पूजन कर सकता है, ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसमें आचार संहिता का अगर उल्लंघन है तो ईसीआई इस पर कार्रवाई करे, लेकिन उस पर भी कार्रवाई करे जो चलते चुनाव के बीच में एक मीटिंग करता है, मीटिंग करने के बाद 5 किलो के जगह पर 10 किलो राशन देने का फिर से वादा करता है। मैनिफेस्टो के विपरीत वो फिर आके काम करता है, मीटिंग करता है, 5 के जगह 10 किलो राशन देने की बात करता है, और इस देश को और गरीब जो है अपने नज़र से देखता है। जिसको गरीब गरीब बोलता है उसको महागरीब समझता है, तब ना 10 किलो राशन देने की बात कर रहा है। जबकि सत्य ये है कि कई करोड़ गरीबी परिवार से ये जनता ऊपर आ चुकी है। ऐसा आरटीआई के हिसाब से कई करोड़ ईपीएफ के अंदर आ गए। कहाँ से ये सब हुआ? ये पब्लिक है, सब जानती है। साथियों, आप धर्म विशेष पे नहीं, जाति विशेष पे नहीं, आरक्षण के हिसाब से नहीं, काम को देखिए। सही नियत ये होनी चाहिए। बेरोजगारी का मैं बात कर रहा था, मैं चला गया बात करते करते। मेरा मानना है, मैं व्यक्तिगत राय रख दे रहा हूँ, याद आ गया मुझे, कोरोना के समय कई हज़ार कंपनियां बंद हुई, लाखों कंपनियां बंद हुई लगभग में। जो सही थी वो फिर से अपने लाइसेंस को क्लियर कराए, क्लियर कराने के बाद फिर से अपना बिजनेस चालू किए, और जो भी कार्यरत वहाँ थे सभी लोगों को बुला लिया फिर वापस उस कंपनी ने। आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर मीडिया के माध्यम से कि कई लाख ऐसी कंपनियां थी जो बंद हो गई, जिसका कुछ अता पता चला ही नहीं। ऐसी ही कंपनियां कोरोना के समय में, और ऐसे कुछ स्टेट कोरोना के समय में लावारिस समझ करके छोड़ दिए, और पैदल वो जनता अपने घरों तक गई और बदनाम सरकार हुई। करिए, आपका हक है, लेकिन ट्रेनों से, बसों से उस समय के जो हालात थे, और बाद में उस हालात को बिगड़ते भी देखा हमने। जब सरकार ने कुछ छूट थी तो हालात बद से बदतर हो गए अगले साल। उस समय की फर्जी कंपनियां जो बंद हुई थी, उस समय जो उसमें वर्कर काम कर रहे थे, उनको दोबारा काम वहां पे नहीं मिला, जिससे वो भटकने लगे। क्योंकि वो कंपनियों के अंदर जूते की फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री, आर्टिफिशियल गहनों की जो फैक्ट्री होती है, आभूषणों की जो फैक्ट्री होती है, ऐसे कई कंपनियां जो सूरत और महाराष्ट्र में होती हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो टैक्सेबल नहीं थी, लाइसेंसी नहीं थी, जो पहले कई वर्षों से चले आ रहे थे, ऐसी कंपनियों के बंद होने से कई करोड़ लोग बेरोजगार हुए। बाद में लोग बोलना शुरू किए, इतना बेरोजगारी, इतना बेरोजगारी। वो अपनी योग्यता के हिसाब से मेहनत मजदूरी करने कहीं गए, नहीं गए, घर पर रहे, घर से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन
ये भी वजह है। जो कई लाख कंपनियां बंद हुई, उनमें काम करने वाले वर्कर आखिर में कहाँ जाएंगे? वो समाज से ही है ना, वो कहीं ना कहीं तो फिर काम करेंगे, कुछ समय लगेगा, और जो काम उन्होंने सीखा है हो सकता है वो काम कहीं न करने को मिले अपने एरिया में, तो कुछ नया काम करेंगे। लेकिन जितनी अफवाहें हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी है। मेहनत करने वालों के लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। एक पढ़ा लिखा नौजवान युवक कोई न कोई प्राइवेट जॉब करके 500-1000 रुपये प्रतिदिन पैदा कर सकता है, अगर पढ़ा लिखा है तो। और कम पढ़ा लिखा अगर कोई है तो और भी जॉब है, वो भी कर सकता है। साथियों, योग्यता के हिसाब से हर कोई मेहनत करके कमा सकता है, लेकिन मुझे सरकारी नौकरी मिले, मुझे आराम तलब की नौकरी मिले, ऐसा नहीं होता। हर कोई के तकदीर में सरकारी नौकरियां नहीं होती। और सरकारी नौकरी से याद आ गया मुझे आरक्षण। आरक्षण यही आरक्षण है ना, मिलना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। उसके घर के हिसाब से, उसको आरक्षण के हिसाब से, मतलब आपको उसके घर के लिए काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसकी शिक्षा के लिए उसके घर में लाइट हो, पानी हो, शौचालय हो, मकान अच्छा हो, पढ़ाई के लिए सारी ज़रूरत की चीज़ें उसके घर में हो। ये आरक्षण के अगर दायरे में होना शुरू हो तो और तेज़ी से विकास हो। लेकिन आरक्षण मिलता कहाँ है? वो पढ़ के जाते हैं 65% लेकर के, कोई 85% लेकर के जाता है, और वहाँ पे सरकार के अंदर बैठे लोग दुर्भावनावश या मजबूरी बस 65 वाले को जगह मिलती है, 85 वाले को जगह नहीं मिलती है। तो ऐसे पढ़े लिखे युवा के लिए आप क्या कहेंगे? अब अगर 65% वाला सर्विस पा गया, उसका भी अधिकार है, वो अधिकार से ही, संविधान के अधिकार से ही गया है नौकरी पाने, वो पा जाता है, चाहे वो सिस्टम की वजह से पाता हो या बेस्ट ऑफ लक की वजह से पाता हो। लेकिन जो 85% लाया है, उसका क्या होगा? उसके लिए आप जो 63%, 65% पाले वाले लोग हैं, या उस जाति विशेष से लोग आते हैं, कभी भी वो 85% वाले जाति के लिए कुछ सोचते हैं? उसके लिए नहीं आवाज़ उठाएंगे आप कि वो अगर 85% जो पाता है, 90% जो पाता है, वो कहीं भी जाके जॉब कर सकता है, वो प्राइवेट जॉब वो भी कर सकता है, लेकिन हक तो गया कि नहीं गया? अगर आपका हक मिला तो उसका हक गया। तो ये सरकारी जितने भी सर्विस हैं, उसमें ये प्रतिभा होता है, वो आगे जाता है, और जो प्रतिभागी होते हैं उनमें सभी प्रतिभागी आगे नहीं बढ़ते। आरक्षण मिलना चाहिए लोगों को, मैंने जो बोला उसके हिसाब से, जिसमें एजुकेशन सिस्टम हो, घर के अंदर की मूलभूत सुविधाएं हो, मकान हो, बिजली हो, गैस कनेक्शन हो, शौचालय हो, पानी हो, किताबें हो, ये सब चीज़ें आरक्षण के दायरे में हो या फ्री ऑफ कास्ट हो, ये सब करना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 30 बरस 40 बरस बीत जाए, आप आरक्षण लेते ही रहिए, किसी और का हक आप खुद लेते जाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आप योग्य हो चुके हैं, आप पक्के मकान बनवा चुके हैं, आप सरकारी सर्विस पा चुके हैं, या कहीं प्राइवेट में अच्छी जॉब पा चुके हैं, आपके घर में सारी गृहस्थ की मूलभूत सुविधाएं हैं अगर, तो आप खुद से आरक्षण छोड़ सकते हैं। जैसे 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिलता है, जो उसको नापसंद करते हैं, उसको भीख समझते हैं, वो भी उसको छोड़ सकते हैं। उसको छोड़िए आप, सरकार का राशन बचेगा, खराब होगा, वो खुद दूसरा रास्ता अपनाएगी। जिनको अपने कलेवर के विरुद्ध लगता हो ये 5 किलो राशन, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल ना लें। अब तो सरकार 80 किलो, अब तो सरकार 80 करोड़ जनता को ही महागरीब समझती है। नई ईडी वाली जो नई सरकार अगर बनती है तो वो 80 करोड़ जनता को फ्री राशन देगी। तो साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बहुत लोगों के साथ इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं सामाजिक ऐसे मुद्दे जो सत्य तथ्य से होंगे उस पर मैं बात रखूँगा। आने वाले वीडियो में और सारे बात रखने की कोशिश करूँगा। ये पब्लिक है, सब जानती है, पसंद करने वालों को भी, नापसंद करने वालों को भी। आप जो भी हो, कल अपने पसंद के सांसद को चुनने के लिए निश्चित घर से निकलें। कल आखिरी चरण का चुनाव है और उसमें आप वोटिंग बढ़ चढ़ करके करें,
तो साथियों बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।